हेलो, नमस्ते। वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी। देखिए, ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी, ये हमें एक बहुत ही शानदार मैसेज भी देता है। लेकिन वो मैसेज को तो हम लोग स्टोरी के एंड में ही रिवील करेंगे। अभी के लिए तो हम लोग देख लेते हैं इस स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो ऑथर यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं अभी भी एक थीफ था, एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। यानी जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक थीफ था, मैं एक चोर था। मेरी एज सिर्फ 15 ईयर्स थी, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था और चोरी करने में मैं बहुत ज़्यादा सफल था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। जब मैं अनिल से मिला, अनिल उस समय एक रेसलिंग मैच देख रहा था। जब मैं अनिल के पास पहुंचा, वो लगभग 25 ईयर्स का था, एक टॉल और लीन फेलो था। लीन यानी पतला दुबला आदमी था और वो एकदम इजी गोइंग लगता था, एकदम सादा सिंपल आदमी दिखाई देता था, जो कि मेरे पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। मेरा पर्पस क्या था? जब मैं एक चोर था तो ऑब्वियसली मेरा पर्पस था चोरी करने का, तो मेरे पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा सही आदमी मुझे वो दिखाई दे रहा था। काफ़ी टाइम से किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत सकता हूँ, शायद मैं इस यंग मैन का विश्वास जीत सकता हूँ। मैं अनिल के पास गया और मैंने अनिल से बोला कि तुम तो खुद एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो। रेसलर मतलब पहलवान की तरह दिखाई देते हो। मैंने बोला थोड़ी बहुत चापलूसी चाहिए होती है नए नए दोस्त बनाने के लिए, नए नए दोस्त बनाने के लिए थोड़ी बहुत चापलूसी हमें करनी पड़ती है। उसने रिप्लाई किया, हाँ हाँ, तुम भी तो एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो। और इससे थोड़े टाइम के लिए तो मैं ऑफ हो गया, यानी मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि इस समय तो मैं बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला था, तो मुझे लगा वो शायद मेरे ऊपर कमेंट पास कर रहा है। मैंने पोलाइटली बोला, हाँ हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत रेसल कर ही लेता हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी कर ही लेता हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? मैंने बोल दिया झूठ, हरी सिंह। मैंने झूठ बोल दिया मेरा नाम हरी सिंह है, क्योंकि हर महीने मैं एक नया नाम लेता था और ये नया नाम मुझे पुलिस से और अपने पुराने एम्प्लॉयर से दूर रखा करता था। मतलब क्योंकि मैं एक चोर था, इसलिए अगर मैं पुराने नाम के साथ चलता रहता तो पुलिस मेरे वैसे ही पीछे लगी हुई थी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता वहाँ मैं चोरी करता था। तो पुराने नाम के साथ तो मुझे आसानी से कोई भी आइडेंटिफाई करके पकड़ सकता था। इसलिए पुलिस से बचने के लिए और अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए मैं हर महीने एक नया नाम लिया करता था। इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने थोड़ी बहुत बात की उन रेसलर्स के बारे में जो अच्छी तरह अपनी बॉडी पे ऑयल लगा रखे थे, एक दूसरे की तरफ गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे। मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो था नहीं, इसलिए अनिल थोड़ी देर बाद उठकर जाने लगा। मैं भी अनिल के पीछे पीछे चल दिया। वो बोला हेलो अगेन। मैंने उसे अपनी बहुत अपीलिंग स्माइल उसकी तरफ पास की और मैंने उसे बोला, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल बोलता है, लेकिन मैं तो तुम्हें पैसा दे ही नहीं सकता। अब एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ गया, थोड़े टाइम के लिए मैं सोचने लग गया कि शायद मुझसे अपने आदमी को पहचानने में कोई गलती हुई है। अपने आदमी को मतलब अपने शिकार को पहचानने में शायद मुझसे कोई गलती हुई है। मैंने उससे पूछा, अच्छा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उसने बोला, तुम खाना पका सकते हो? मैंने कहा, बिल्कुल मैं खाना पका सकता हूँ। मैंने दोबारा झूठ बोल दिया, मुझे खाना पकाना नहीं आता था। उसने बोला, ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। वो मुझे अपने रूम पे लेकर गया, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसने मुझे बोला कि मैं बालकनी में जाकर सो सकता हूँ। लेकिन उस रात को शायद जो मैंने खाना पकाया वो बहुत ही भयानक खाना होगा, मतलब बहुत ही गंदा खाना मैंने बनाया, क्योंकि अनिल ने उस खाने को आवारा कुत्तों को डाल दिया और मुझे वहाँ से दफ़ा हो जाने के लिए बोला, मुझे बोला वहाँ से चले जाने के लिए। लेकिन मैं गया नहीं, मैं तो अभी भी वहीं पे मंडरा रहा था, वही अपनी बेहद अपीलिंग स्माइल पास करते हुए, और अनिल भी हंसे बिना नहीं रह सका। उसके बाद में वो मुझे सिर पे थपथपाता है और मुझे बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझे सिखा देगा खाना पकाना, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो मुझे लिखना भी सिखा देगा, मेरा नाम लिखना भी सिखा देगा। और उसने ये भी बोला कि बहुत ही जल्दी वो मुझे पूरे सेंटेंस लिखना और नंबर्स ऐड करना भी सिखा देगा। मैं अनिल का बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, यानी अनिल का बहुत ज़्यादा मैं आभारी था, थैंकफुल था, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर मुझे लिखना आ गया किसी भी एक एजुकेटेड मैन की तरह, तो फिर तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, इस बात की कोई लिमिट ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था अनिल के लिए काम करके। सुबह मैं चाय बना लेता था और उसके बाद में दिन का जो टाइम था वो डेज सप्लाई खरीदने में स्पेंड हो जाया करता था। यूजुअली मैं उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया करता था, मतलब जब भी दिन में मैं सामान खरीदने के लिए जाया करता था तो उसमें से 1 रुपया जैसे तैसे मैं बचा ही लिया करता था।
मैंने सोचा कि शायद अनिल को पता है कि इस तरीके से मैं 1-2 रुपया बचा भी लेता हूँ, पैसे कमा भी लेता हूँ, लेकिन उसने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि आखिर मैं उसका काम भी तो करता था। अनिल के पैसे कमाने का जो तरीका है वो बहुत ही अजीब था। वो कभी कभी पैसे कमाता था, फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब होता है कभी कभी पैसे कमाता था। एक वीक तो वो बोरो करता यानी उधार लेता, और अगले वीक वो उधार दे देता था। मतलब कभी वो पैसे कमाता तो वो उधार दे देता, कभी वो पैसे नहीं कमाता तो वो उधार ले लेता था। वो हमेशा अपने आने वाले चेक के बारे में वरी करता रहता था, परेशान होता रहता था। लेकिन जैसे ही उसका चेक आता था, जैसे उसके पास पैसा आता था, वो बाहर जाता और सेलिब्रेट कर लेता था, मतलब उस पैसे को उड़ा देता था। ऐसा लगता था अनिल मैगजीन्स के लिए लिखा करता है, जो एक अजीब तरीका था अपनी लिविंग कमाने का। लिविंग मतलब अपनी आजीविका कमाने का। एक शाम को अनिल घर पे आता है। उसके हाथ में एक स्मॉल बंडल था, छोटा बंडल था नोट्स का, और उसने बोला कि अभी थोड़े टाइम पहले उसने एक बुक बेची थी पब्लिशर को। रात को मैंने देखा कि अनिल ने वो जो पैसा है अपनी मैट्रेस के नीचे ठूस लिया, यानी अपने गद्दे के नीचे उस पैसे को उसने छुपा दिया। अनिल के लिए काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका था, और शॉपिंग में मैं जब चीटिंग करता था, मतलब जो 1 रुपया कमाता था, 1 रुपया बचा लिया करता था, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क का कोई भी काम नहीं किया था। अपनी लाइन ऑफ वर्क मतलब मेरा लाइन ऑफ वर्क था चोरी का। तो सिर्फ शॉपिंग में 1-2 रुपए की हेरा फेरी मैं कर लिया करता था, उसके अलावा मैंने कभी भी चोरी का कोई भी काम नहीं किया था। 1 महीना हो चुका था मुझे अनिल के लिए काम करते हुए। हालांकि मेरे पास ऐसा करने की हर एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी भी दे रखी थी, जिससे मैं जहाँ चाहे जा सकता था और जब चाहे मैं आ सकता था। आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला, अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, और यही एक रीज़न था जिस वजह से अनिल को रॉब करना, अनिल को लूटना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला था उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन मुझे आज तक अनिल ही दिखाई दिया था, अनिल ही मिला था। देखिए जनरली होता क्या है कि एक ग्रीडी मैन को रॉब करना यानी लूटना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ग्रीडी मैन अपने आप को लूटना अफोर्ड कर सकता है। उसे अगर लूट भी लेते हैं तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा केयरलेस होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसको लूट लिया गया है, और इससे लूटने का जो मज़ा है वो पूरा ख़राब हो जाता है। खैर, अब वो समय आ चुका है जब मुझे अपना वास्तविक काम करना चाहिए। मैंने अपने आप से बोला, मैं वैसे भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि 1 महीने से तो मैंने चोरी का कोई काम किया ही नहीं था, और वैसे भी अब अगर मैं अनिल का पैसा नहीं चुराता तो वो सिर्फ बाहर जाएगा और अपने दोस्तों के ऊपर उस पैसे को वेस्ट कर देगा। और आफ्टर ऑल वो मुझे पैसा भी तो नहीं देता भाई, मैं उसके लिए चाय बनाता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ, सामान लेकर आता हूँ, अनिल उसके लिए मुझे पैसा भी तो नहीं देता। दूसरा सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें दिखाई देता है कि अनिल अभी सोया हुआ था। बाहर से जो मूनलाइट थी बालकनी से होते हुए वो उस बेड के ऊपर गिर रही थी जिस बेड के ऊपर अनिल सोया हुआ था। मैं फ्लोर के ऊपर बैठ जाता हूँ और सिचुएशन को कंसिडर करता हूँ, सिचुएशन का मौका मुआयना मैं करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ अगर अभी मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो 10:30 वाली जो एक्सप्रेस है लखनऊ के लिए जो जाती है उसे मैं पकड़ सकता हूँ, 10:30 वाली ट्रेन में पकड़ सकता हूँ। ब्लैंकेट से बाहर निकल के मैं अनिल के बेड तक गया रेंग कर। अनिल सोया हुआ था, बड़ी पीसफुली, बड़ी शांति से वो सोया हुआ था। उसका चेहरा एकदम क्लियर था और अनलाइंड था, यानी उसके चेहरे पर कोई भी लाइंस नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे चेहरे के ऊपर ज़्यादा मार्क्स थे। हालांकि मेरे चेहरे पर जितने भी मार्क्स थे वो ज़्यादातर दाग धब्बे थे। मैंने अपना हाथ स्लाइड किया मैट्रेस के अंदर, गद्दे के नीचे मैं अपना हाथ खिसकाता हूँ और नोट्स को मैं ढूंढने लग गया, पैसे को मैं ढूंढने लग गया। जैसे ही मेरे हाथ ने पैसे को पाया, मतलब जैसे ही मैंने पैसों को टच किया, मैंने बिना आवाज़ के उन पैसों को गद्दे से बाहर निकाल लिया। अनिल अपने स्लीप में ही साय करता है, यानी तेज सांस लेता है और बगल में करवट ले लेता है मेरी तरफ। मैं एकदम से चौंक गया, स्टार्टल्ड यानी चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना। मैं एकदम सरप्राइज हो गया और रेंग कर जल्दी से मैं रूम से बाहर निकल गया। जब मैं रोड पे पहुंच गया तो मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। मैंने उन सारे नोट्स को अपनी कमर में बांध रखा था, वेस्ट मतलब होता है कमर में, अपनी कमर में बांध रखा था अपने पजामा के नाड़े से। मैं अब पहले तो मैं भाग रहा था, अब मैं धीरे धीरे चलने लग गया रोड के ऊपर आकर, और मैंने नोट्स को काउंट किया, पैसे को काउंट किया। टोटल 600 रुपीज़ थे 50s में, यानी 50-50 रुपए के नोट थे, टोटल रुपीज़ थे 600। मैंने सोचा कि इन पैसों से तो मैं ऑयल रिच अरब की तरह 1 या 2 हफ्ते तक आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता सकता हूँ 600 रुपये से। तो जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी टिकट ही नहीं ली। भाई मैं तो एक चोर था, मुझे क्या पता टिकट भी लेनी पड़ती है, मैंने कभी टिकट तो आज तक ही नहीं ली।
तो जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका टिकट लेने के लिए, बल्कि सीधा मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता हूँ। लखनऊ एक्सप्रेस अभी मूव ही हो रही थी, यानी अभी जा ही रही थी, निकल ही रही थी। ट्रेन को अभी स्पीड अपनी पिकअप करनी थी, यानी अभी अपनी स्पीड पकड़नी थी, और मेरे पास इतना चांस था कि मैं ट्रेन के किसी भी एक कैरेज में, यानी किसी भी एक डब्बे में जंप करके इजीली चढ़ सकूं। लेकिन पता नहीं किस वजह से मैं हेजिटेट कर गया, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। कोई रीज़न था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मैंने जाने का चांस खो दिया। यानी ट्रेन निकल गई, मैं वहीं पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया। जब ट्रेन चली गई उसके बाद मैंने अपने आप को पाया उस डेजर्टेड मतलब सुनसान, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़े हुए मैंने अपने आप को पाया। ट्रेन जा चुकी थी, अब वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये रात मैं कहाँ बिताऊँ। मेरे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करने से ज़्यादा तो हमें परेशान ही करते हैं। और मैं किसी को क्यूरियस भी नहीं बनाना चाहता था। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है। मैं किसी को क्यूरियस भी नहीं बनाना चाहता था किसी एक छोटे से होटल में रुक कर, जो रेलवे स्टेशन के पास में होता है। यानी मैं किसी होटल में भी नहीं रुक सकता था, नहीं तो लोग मेरे बारे में पूछते आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तो डिटेल मैं किसी को अपनी देना नहीं चाहता था। अब उस पूरे टाउन में सिर्फ एक ही पर्सन बचा था जिसे मैं जानता था, और वो तो वो ही मैन था जिसे मैं लूट चुका था। स्टेशन से बाहर निकल के मैं अब बाजार में आ गया और धीरे धीरे वहाँ पे चलने लग गया। एक थीफ के रूप में मेरा जो छोटा सा करियर था, यानी एक चोर के रूप में मेरा छोटा सा जो करियर था, उसमें मैंने मेंस के फेसेस की स्टडी की है, यानी इंसान के चेहरे की मैंने स्टडी की है जब उनको लूट लिया जाता है, जब वो अपना सामान खो देते हैं। गुड्स यानी होता है सामान। जो ग्रीडी मैन होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से लेकर आगे तक की जो लाइन है यहाँ तक की, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो ग्रीडी मैन है, जब उन्हें लूट लिया जाता है या जब वो अपना सामान खो देते हैं, तो उनके चेहरे पर फियर का एक्सप्रेशन होता है। जो रिच मैन होते हैं वो एंगर का एक्सप्रेशन शो करते हैं, गुस्से का एक्सप्रेशन शो करते हैं। जो पुअर मैन होते हैं उनके चेहरे पर बेचारों के एक्सेप्टेंस का एक्सप्रेशन शो होता है। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, वो मान लेते हैं हाँ ठीक है हमें लूट लिया गया है। लेकिन मैं जानता था कि जो अनिल है उसके फेस पे, जैसे ही उसे पता चलेगा इस चोरी के बारे में, उसके फेस पे सिर्फ एक सैडनेस का भाव होगा, एक सैडनेस का एक्सप्रेशन होगा। इसलिए नहीं कि उसका पैसा चोरी हो चुका है, इसलिए कि उसका ट्रस्ट जो उसने किया था किसी स्ट्रेंजर पे, किसी अनजान पे, वो चोरी हो चुका है। इसलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया है, इसलिए कि उसने जो ट्रस्ट किया था वो ट्रस्ट खो चुका है। अब मैं चलते चलते एक मैदान में आ गया था। मैदान में आके मैं एक बेंच के ऊपर बैठ जाता हूँ। ये जो रात है बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी, अर्ली नवंबर का महीना था, और हल्की ड्रिजल होने लग गई, यानी बूंदाबांदी होने लग गई। उससे मेरा डिस्कम्फर्ट और ज़्यादा बढ़ गया। एक तो वैसे नवंबर का महीना था, हल्की ठंड वैसे ही पड़ रही थी, ऊपर से बारिश भी होने लगी, तो उससे ठंड और मेरा डिस्कम्फर्ट और ज़्यादा बढ़ गया। थोड़ी देर में बड़ी भारी बारिश होने लग गई। मेरी शर्ट और पजामा अब मेरी स्किन से चिपक चुके थे, और एक ठंडी बहती हुई हवा रेन को सीधा मेरे फेस पर बहाकर ला रही थी। मतलब एक ठंडी बहती हुई हवा आ रही थी, उससे बारिश की जो छींटे हैं वो मेरे फेस के ऊपर मुझे फील हो रहे थे। मैं वापस बाजार में जाता हूँ और क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ जाता हूँ। क्लॉक टावर होता है जिसे हम हिंदी में घंटा घर भी बोलते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लॉक लगी हुई रहती है उस पूरे सिटी के लिए, जो टाइम दिखाती रहती है। तो मैं क्लॉक टावर की शेल्टर में जाके बैठ जाता हूँ। क्लॉक अभी मिडनाइट दिखा रही थी, यानी घड़ी में आधी रात का टाइम हो रहा था, यानी हम लोग मान सकते हैं कि 12 बजे हुए थे। मैंने नोट्स को फील किया, नोट्स को महसूस किया, वो पूरी तरह गीले हो चुके थे बारिश से। डैम्प मतलब होता है गीले होना। अनिल का पैसा, मैं सोचने लग गया, सुबह हो सकता है शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास पूरा का पूरा पैसा उसका है, पूरा का पूरा अनिल का मनी मेरे पास ही है अभी तो। अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं पका सकता, अब मैं उसके लिए भाग के बाजार भी नहीं जा सकता, अब मैं लिखना और पढ़ना भी नहीं सीख सकता। अब तो मैं पूरे सेंटेंस लिखना और पढ़ना भी नहीं सीख सकता। चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये सारी बातें भूल चुका था, जो सारी बातें मेरे फेवर की थी। पूरे सेंटेंस, मैं जानता था कि अगर मुझे पूरे सेंटेंस लिखना आ गया तो एक दिन मैं कुछ 100 रुपीज़ से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। देखो, चोरी करना तो बहुत ही सिंपल मैटर होता है, और कभी कभी पकड़े जाना उससे भी ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, ये कोई अलग ही बात होती है। मुझे लगा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मैंने अपने मन ही मन में बोला कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए,
अगर मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है तो अदरवाइज़ मैं लिखने पढ़ने का चांस पूरी तरह से खो दूंगा और मेरी लाइफ सिर्फ एक चोर की लाइफ ही बन के रह जाएगी। मैं वापस उस रूम में जाता हूँ जल्दी से, और बहुत ज़्यादा नर्वस मैं फील कर रहा था क्योंकि पैसा चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन बिना पता लगाए उसे वापस रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने धीरे से शांति से मैंने दरवाज़ा खोला और डोरवे में यानी दहलीज में खड़ा हो गया। क्लाउडेड मूनलाइट में, क्लाउडेड यानी बादलों से भरी हुई मूनलाइट में। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं धीरे धीरे रेंग कर जाता हूँ अनिल के बेड के सिरहाने की तरफ। मेरा हाथ अब वापस अपने नोट्स के साथ में बाहर आता है। अपने हाथ के ऊपर मैं अनिल की ब्रेथ को, अनिल की सांसों को महसूस कर पा रहा था। 1 मिनट के लिए तो मैं वहीं पे ठहरा हुआ रह जाता हूँ। उसके बाद में मैंने मैट्रेस का किनारा पता किया, मतलब अपने हाथ से टटोलता हुआ मैं उस गद्दे के किनारे तक पहुंचा और मैंने अपना हाथ नोट के साथ में मैट्रेस के नीचे ठूस दिया वापस। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं थोड़ा लेट उठा था और मैंने ये देखा कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था। वो अपना हाथ मेरी तरफ फैलाता है। उसके हाथ के बीच में एक 50 रुपीज़ का नोट होता है, उसकी अंगुलियों के बीच में। ये देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। सैंक यानी डूबना, ये देखकर मेरा दिल डूब जाता है, मतलब मेरा दिल बैठ जाता है और मुझे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई। लेकिन अनिल बोलता है कि कल मैंने थोड़े पैसे कमाए थे, वो एक्सप्लेन करता है, और अब से तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, यानी अब से तुम्हें हर महीने पैसे पे किए जाएंगे। ये सुनते ही मेरी हिम्मत बढ़ गई। स्पिरिट्स मतलब आत्मा, रोज़ यानी बड़ी हो जाना या खड़ी हो जाना। तो ये सुनते ही मेरी हिम्मत बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट लिया, मैंने देखा कि कल रात की बारिश से वो नोट अभी तक भी गीला था। फिर वो मुझे बोलता है, आज हम लोग कंप्लीट सेंटेंस लिखना सीखेंगे। वो जानता था, क्या जानता था, कि पैसे मैंने चुराए हैं, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आइज़ ने कुछ भी बताया, यानी ना तो उसने आंखों के इशारे से बताया, ना ही उसने होठों से बोल के बताया कि मुझे पता चल चुका है। मैं अनिल की तरफ देखकर स्माइल करता हूँ अपनी वो ही मोस्ट अपीलिंग वे में, और ये जो स्माइल है ये अपने आप आ जाती है बिना किसी एफर्ट के, यानी बिना किसी एफर्ट के अब ये स्माइल अपने आप निकल रही थी। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो मैंने बताया था इस स्टोरी के एंड में आप लोगों को एक मैसेज दिया जाता है। वो मैसेज यही है कि जब भी हम लोग किसी पे भरोसा करते हैं तो हम लोग वास्तव में उसका पूरा एटीट्यूड, उसका पूरा नेचर ही चेंज कर सकते हैं अपने भरोसे से। और जब हम किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो जो सामने वाला पर्सन होता है उसे भी हमारा भरोसा तोड़ते हुए भी डर लगता है। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ इस स्टोरी का मैसेज भी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आप लोगों के कोई कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेश्चन, क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें अपने कमेंट, सजेशन आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूँगा मैं उसके आंसर करने की। इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।